हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट अकेडमी। म्यूचुअल फंड स्पेशल हमारा है सैटरडे को ये, और इसमें हमारा डिस्कशन आज लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन का होगा। 4 लार्ज कैप फंड्स कंपेयर करेंगे विद इंडेक्स एज वेल एज बेंचमार्क। और क्यों कर रहे हैं लार्ज कैप के बारे में बात, ये आप क्वेश्चन पूछते हैं लोग काफ़ी बार। और ये भी है कि सर लार्ज कैप में कौन इन्वेस्ट करता है ना तो वो भी थोड़ा लास्ट में सेक्शन एक रखा है कि शुड वी एट ऑल इन्वेस्ट इन लार्ज कैप्स, राइट। तो वो भी ज़रूर देखना लास्ट में। तो उसके बारे में भी थोड़ा 2-3 स्लाइड्स हैं, डिस्कस करेंगे कि लार्ज कैप की बात कर ही क्यों रहे हो। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स ले लेते हैं लार्ज कैप में डालना ही है तो, बट करेंगे डिस्कस। तो पहले तो आप समझो कि कौन कौन से फंड्स हैं, वो कैसा कर रहे हैं, एंड देन वी विल गो टू दैट सेक्शन कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना भी चाहिए क्या। ठीक है, सो बेसिकली 4 फंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ICICI का, SBI, निप्पॉन और मिराई एसेट, इन चारों का लार्ज कैप फंड्स हैं। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट, चारों काफ़ी बड़े लार्ज कैप फंड्स हैं। मतलब सबसे छोटा जो है मिराई एसेट है, जो 37,000 करोड़ का है। तो काफ़ी एक अच्छा खासा AUM है, तो पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं लोग लार्ज कैप में, राइट। तो और अच्छा खासा AUM से 76,000 करोड़ का ICICI का फंड है। तो क्लियरली इट टेल्स यू कि डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बेसिकली फ्लोज इनटू लार्ज कैप, राइट। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ लोअर रिस्क कैटेगरी, तो इसमें तो कुछ बताने की बात है ही नहीं। एंड उसमें मतलब वोलेटिलिटी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कैटेगरी, बिकॉज भाई टॉप 100 कंपनीज़ हैं इंडिया की। तो टॉप 100 मतलब टिपिकली क्या बोला जाएगा आपको कि 1 लाख करोड़ से प्लस की कंपनीज़ बेसिकली अब मोटा मोटा लार्ज कैप कंपनीज़ हैं इंडिया में। तो 1 लाख करोड़ से बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, तो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई ना, तो आपकी वोलेटिलिटी कम हो जाती है, आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता है। तो अब एक्सपेंस रेशियो की बात अगर हम करें तो एक्सपेंस रेशियोज जो हैं चारों के आप देखेंगे तो सबसे कम रेगुलर का एक्सपेंस रेशियो जो है ICICI का है, राइट। और सबसे कम डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो मेरा एसेट का है। ठीक है, बाकी डायरेक्ट के एक्सपेंस रेशियोज तीनों के सिमिलर हैं। ठीक है, 0.72, 0.79, 0.68, लेकिन मेरा एसेट इज़ वेरी लो, 0.5, राइट। एंड बट बाकी तीनों के रेगुलर के थोड़े ज़्यादा हैं। तो वो चीज़ हमें समझनी है। अगर रेगुलर में डालना है तो आप ICICI को सोच सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट में डालना है तो मतलब सिर्फ अगर एक्सपेंस रेशियो एज ए फैक्टर है तो वहाँ पर मेरा एसेट आपको क्लियरली विन नजर आता है। बट ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब फंड मैनेजर देखें तो ICICI में काफ़ी फेमस नरेंद्र सर हैं, तो 2017 से ही इज़ मैनेजिंग इट। तो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड परफॉर्मर एज वेल। SBI में पहले मैम थी, मोहिनी मैम थी, तो वो अब शी आई थिंक हैज़ लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो सौरभ इज़ नाउ मैनेजिंग सिंस 2024, तो ऑलमोस्ट 2 साल उनको भी हो गए हैं। शैलेश सर इज़ मैनेजिंग निप्पॉन फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग, एंड मेरा एसेट गौरव मिश्रा इज़ मैनेजिंग सिंस 2019। ठीक है, तो ये 4 अच्छे खासे फंड मैनेजर्स आर गुड, ऑल आर डिसेंटली, मतलब एक डिसेंट टाइम हो गया। थोड़ा सा SBI लार्ज में ही थोड़ा कम टाइम है, बाकी सबको डिसेंट टाइम हो गया है। और सब बड़े बड़े फंड है, एज आई सेड वो 76, 53, तो मतलब फ्रॉम पर्सपेक्टिव की भाई बड़ा है यार वो, तो सब बहुत बड़े बड़े फंड है, तो टॉप 4 ही हैं। और फिर जैसा हम हमेशा बोलते हैं ना, राइट, कि कैटेगरी की ग्रोथ मतलब उसके AUM की ग्रोथ से पता चल जाता है कि परफॉर्मेंस कैसा रहा फंड का। ठीक है, तो क्लियरली आपको निप्पॉन से समझ आ रहा है कि निप्पॉन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है, ICICI का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा। तो ये दोनों तो क्लियरली यहाँ पर आपको पता चल रहे हैं, और वही आंसर है उसका। जैसे मैं बोलता हूँ कि AUM से ही पता चल रहा है, तो AUM 14,000 से 51,000 करोड़ पहुँच गया, क्या कहते हैं, निप्पॉन का, जस्ट इन 3 years। सो एंड इट हैज़ परफॉर्म्ड ऑल्सो वेरी वेल, एंड सेम विद ICICI, they are the best performers, and SBI and मेरा एसेट्स आर नॉट सो ग्रेट, मतलब एवरेज परफॉर्मर्स हैं। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई इक्विटी, अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा है क्या भाई, को थोड़ा गोल्ड ले लिया, थोड़ा डेट ले लिया, थोड़ा रीट्स ले ली, ऐसा भी चक्कर है क्या, या फिर डेट मतलब प्ले कर लिया जैसे पराग पारिक प्ले करता है, या वैल्यू फंड्स काफ़ी सारे प्ले करते हैं, तो ऐसा है क्या। तो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट इन चारों में तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ICICI प्रो ही है जिसके पास कैश एटलीस्ट 4.5-5% है। ठीक है, बाकी सब तो बिल्कुल 97 to 99, 199 के आसपास सबका इक्विटी एलोकेशन है। तो डेट मतलब वो ऐसा नहीं है कि अरे 15% डेट रखना है मार्केट। तो 80% तो देखो लार्ज कैप्स को मिनिमम इक्विटी में डालना ही है, 80% तो लार्ज कैप्स में, राइट। तो उनके पास वैसे भी स्पेस कम है, 20% का ही स्पेस है। अब 20% को डेट ले लो, 20% का या कुछ और रीट्स वगैरह ले लो, तो वो उन्होंने सिर्फ ICICI है जो थोड़ा बहुत प्ले कर रहा है, और कर रहा है वो 7.5 था पहले, 7.8, अब 4.4, तो थोड़ा बहुत कैश प्ले करता है ICICI, बट रेस्ट ऑफ देम तो हार्डली एनीथिंग, राइट। तो 1.2, 1, 0.5, तो मतलब इस तरह से है। तो क्लियरली प्योर मतलब इक्विटी फंड्स हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो प्ले है वो ICICI में है। सभी लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं, तो लार्ज कैप 80% के आसपास सब में लार्ज कैप एलोकेशन है ही, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से देखो,
आईसीआईसीआई और मिराई एसेट 86% के आसपास लार्ज कैप है, उनके पास मिड और स्मॉल कैप बहुत कम है। मतलब एक्चुअली आईसीआईसीआई के पास तो स्मॉल कैप जीरो है, तो वो तो प्योर एक लार्ज और थोड़ा बहुत मिड लिया है उसमें, मतलब प्योर लार्ज कैप फंड है क्लियरली। ठीक है, सिमिलरली मिराई एसेट भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 86% लार्ज कैप है, बाकी थोड़े से स्मॉल मिड कैप है। लेकिन एसबीआई है, उसने तो 80% ही लार्ज कैप लिया हुआ है, तो 80% का मैंडेट है तो 80 लिया है उसने। तो उसने बाकी क्या लिया है, उसने मिड कैप लिया हुआ है, थोड़ा सा स्मॉल कैप लिया हुआ है, राइट। तो अब हमें वही मैं कहता हूँ ना कि अब हम जब इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आपका क्या क्राइटेरिया कि बस अच्छा परफॉर्मर क्राइटेरिया है, या नहीं भाई मैंने तो ये एलोकेशन लार्ज कैप के लिए लिया है तो मुझे वो लार्ज कैप ही चाहिए। ठीक है, तो वही मेरा मेन पर्पस है, तो मैं चाहे इंडेक्स लूँ चाहे मैं एक्टिव लूँ। तो अब ये थॉट आपको समझना है, कभी कभी ये भी एक फैक्टर होते हैं फंड सिलेक्शन में। अगर आप एक थोड़ा प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, हम एसेट एलोकेशन जब बात करते हैं, तो ये भी फैक्टर्स होते हैं कि यार नहीं मैंने लार्ज कैप फंड लिया है ना, तो मैंने लार्ज कैप के थॉट से लिया है, अब मैं स्मॉल मिड कैप अलग से लूँगा, तो मेरे को प्योर लार्ज कैप चाहिए। तो फिर आप आईसीआईसीआई और मिराई एसेट को देख सकते हैं अगर वैसा थॉट। तो यहाँ पर क्या है, एसबीआई थोड़ा सा बाहर हो जाता है क्योंकि उसके पास अच्छा खासा मिड और स्मॉल भी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझनी है। बट अगेन मतलब 80% तो रख ही रहा है, तो 80% इज अ गुड एलोकेशन, तो वो ऐसा बहुत बड़ा क्या ये डील ब्रेकर है तो नहीं है क्लियरली। ठीक है, अब रिटर्न्स की बात करते हैं। तो पहले कैटेगरी एवरेज, क्योंकि 4 फंड है तो मैंने 2 स्लाइड बना ली, एक बेंचमार्क की अलग, कैटेगरी की अलग। तो कैटेगरी एवरेज के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्लियर, जैसा एयूएम बता रहा है, तो निप्पॉन और निप्पॉन और आईसीआईसीआई प्रू क्लियरली सबसे अच्छे फंड है। 10 साल में कैटेगरी एवरेज इज अराउंड 13%, आईसीआईसीआई प्रू इज अराउंड 15% एंड निप्पॉन इज अराउंड 15% एज वेल, राइट। मेरा एसेट भी अच्छा है, 14% है, राइट। बट 7 ईयर्स में फिर एसबीआई ने भी अच्छा किया है, 14%, 13%, राइट। बट कंसिस्टेंटली दो कौन सबसे अच्छे हैं, क्लियरली 3, 5, 7, 10 में तीनों में आईसीआईसीआई और निप्पॉन सबसे अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं ट्रेलिंग रिटर्न वाइज, एंड इसीलिए वो दिख रहा है हमें चार्ट। ठीक है, अगर हम 1 ईयर में भी देखें तो 1 ईयर में लेकिन सबसे अच्छा एसबीआई ने किया है, बाकी सब फ्लैट है। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। इवन वाईटीडी में जो है सबसे अच्छा परफॉर्मर जो था वो एसबीआई ने किया है। ठीक है, इंटरेस्टिंगली क्यों किया है पता है, क्योंकि 1 ईयर में और वाईटीडी में सब स्मॉल एंड मिड कैप हैव डन बेटर देन लार्ज कैप्स, राइट। तो इसीलिए उसके पास थोड़ा बहुत एलोकेशन है, लार्ज स्मॉल एंड मिड के पास, इनके पास तो कम है, तो वो भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये भी समझना है। अब हमने इंडेक्स के साथ कंपेयर किया, तो इंडेक्स में तो सारे ही परफॉर्मर बेटर हैं, आगे नहीं, बट ये टीआरआई इंडेक्स नहीं है, तो इसमें 1-1.5% आप ऐड कर सकते हो, राइट। तो उस हिसाब से परफॉर्मर्स आर वेरी वेरी क्लोज टू इंडेक्स, मतलब एक्सेप्ट अगेन निप्पॉन एंड आईसीआईसीआई, तो क्लियरली उन्होंने तो बीट किया ही है इंडेक्स। ठीक है, बट अगर हम एसबीआई देखें तो आई थिंक दे आर वेरी वेरी, एसबीआई एंड मिराई एसेट आर वेरी क्लोज टू इंडेक्स। हाँ, मतलब बुरा परफॉर्मर नहीं है बट क्लोज है इंडेक्स के, तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, बुरा नहीं है, इंडेक्स के आसपास ही परफॉर्मर है। और ये सब पोस्ट एक्सपेंस रेशियो रिटर्न है। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो वगैरह काट के ही है। ठीक है, तो वो भी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है, बट डायरेक्ट वाला। ठीक है, तो वो चीज़ का कंपैरिजन हमने यहाँ किया है। अब है, आप देखोगे कि अगर हम कैलेंडर रिटर्न्स देखते हैं, ठीक है ना, तो अब देखो कैलेंडर रिटर्न्स में बहुत क्लियरली देखो, पहले हम निप्पॉन की बात करते हैं क्योंकि वही हमारी सबसे अच्छा फंड नज़र आ रहा है ना। तो निप्पॉन की अगर हम बात करें, तो इस कलर की बात करें, तो 2025 में परफॉर्मर ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं था। एक्चुअली एसबीआई एंड मिराई एसेट एक्चुअली डिड बेटर एंड आईसीआईसीआई डिड बेस्ट। ठीक है, एंड अगर आप 2024 को देखोगे तो दे वर वेरी वेरी गुड। 2023 तो ज़बरदस्त परफॉर्मर था निप्पॉन। अगेन 2022, तो 3 साल 21, 22, 23, 24, 4 साल बहुत बढ़िया परफॉर्मर, मतलब कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क अच्छा खासा उसने आउट परफॉर्म किया है। लेकिन उसी से पहले आप 2019-20 देख लो तो बहुत बुरे हाल है। ठीक है, बट उस टाइम पे रिलायंस था, तो मेरा मतलब कन्वर्ट निप्पॉन जो है आई थिंक 2018-19 में ही हुआ है जहाँ तक मुझे याद है, राइट। तो उसके बाद ही वो परफॉर्मेंस चेंज हुआ है, तो वो भी एक हमें थोड़ा सा वहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना चाहिए। तो जब से वो हुआ है तो परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी वेरी गुड। अब आईसीआईसीआई अगर आप देखोगे तो ग्रीन कलर है। ठीक है, तो अगेन वेरी 2025 वेरी गुड, 2024 बस नेक्स्ट टू मतलब मेरा इसका निप्पॉन से, फिर 2023 ऑल्सो बेटर देन बेंचमार्क एट। 2022 में खराब था परफॉर्मेंस बस, राइट। 2021 में भी बेटर था, वेरी गुड परफॉर्मेंस, 30% रिटर्न थे। 2020 में भी परफॉर्मेंस जो था ठीक है, बेंचमार्क से थोड़ा कम था बट बुरा नहीं था, इतना बुरा नहीं था जितना निप्पॉन। तो मोर कंसिस्टेंटली क्लियरली, मतलब अगर पुराना भी जाए, बट अगेन वो सब उनका वो इशू नहीं था कि भाई नया फंड हाउस मैनेजर वगैरह आ गया। बट क्लियरली आप अगर पीछे चले जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि भाई ये मोर कंसिस्टेंट है। इसने बहुत बुरा, सिर्फ मेरे ख्याल से 2022 में ही आप थोड़ा बोल सकते हो कि बुरा है उसका परफॉर्मेंस, एक्चुअली बहुत बुरा नहीं है वो, तो 8% तो रिटर्न है ही, उसका भी बेंचमार्क से ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे कंसिस्टेंट इनमें से क्लियरली क्या है, आईसीआईसीआई है। ठीक है, निप्पॉन ने क्या किया, जब मारा है तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है।
ठीक है। बट सबसे कंसिस्टेंट आईसीआईसीआई इज मोस्ट कंसिस्टेंट, ठीक है। अब हम रोलिंग में भी अगर हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी एक चीज दिखेगी, देखो 3 ईयर लो, ठीक है। मेरा एसेट सबसे कम रिस्क है, तो मतलब 3 साल में कभी नेगेटिव रिटर्न ही नहीं दिए, ठीक है। तो उस हिसाब से वो बहुत बढ़िया है। लेकिन 5 ईयर में फिर नेगेटिव मतलब लोवेस्ट है उसके उस हिसाब से भी, तो मतलब वो रिस्क कम ले रहा है और उसकी वजह से आपके रिटर्न्स, मतलब आपको रिस्क कम ले रहा है तो आपको डाउन साइड बचा रहा है, बट अपसाइड भी आपकी कमी कर रहा है उस हिसाब से, देखो ना, और अपसाइड भी कम हो रही है ना अपनी, ठीक है। तो वो उस हिसाब से भाई मेरा एसेट इज लो रिस्क, क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि भाई लो रिस्क कब लेते हैं अपन, और अपन इंडेक्स के आसपास रहेंगे, तो कोशिश उनकी वैसी ही है, ठीक है। निप्पो इंडिया लार्ज कैप मतलब -1 पॉइंट, बट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। सबसे अच्छा 5 ईयर परफॉर्मेंस है, राइट। ऑन 5-7 ईयर ऑल्सो इज़ वेरी गुड, तो बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। टॉप में बॉटम में भी मतलब अच्छा ही है परफॉर्मेंस। तो आईसीआईसीआई एंड मेरा एसेट तो मतलब आईसीआईसीआई और निप्पॉन जो है वो उस हिसाब से काफ़ी अच्छे परफॉर्मर्स रहे हैं। अब एलोकेशन वाइज भी देखें कि क्या रीजंस रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, ठीक है। तो देखो मतलब बैंकिंग तो क्लियरली चारों ने अच्छा खासा 25% के आसपास एलोकेशन लिया हुआ है, राइट। फिनेंस में इसने ज़्यादा लिया है एलोकेशन। अब क्यों निप्पॉन ने सबसे अच्छा किया है ना, वो ये बहुत बड़ा रीज़न है, देखो कैपिटल गुड्स किसी के पास, बाकी किसी के पास ज़्यादा नहीं है। कैपिटल गुड्स सेक्टर हैज़ डन एक्सेप्शनली वेल लास्ट 2-3 ईयर्स, तो वो उसके पास है और वो उसने बहुत अच्छा किया है, राइट। सिमिलरली एफएमसीजी भी उसके पास ज़्यादा है, अच्छा नहीं किया जबकि, लेकिन उनके पास है ज़्यादा। हेल्थ केयर सेक्टर फिर अगेन ये भी बहुत अच्छा किया है, 8.2 हाईएस्ट एलोकेशन है इनका बाकियों में। सो अगेन आई थिंक वन ऑफ द अगेन रीजन ऑफ डूइंग वेरी वेरी वेल। मेरा एसेट का थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस का हाई आईटी कह सकते हो, अभी जो रिसेंटली कह सकते हैं, राइट। और मतलब सिमिलरली एसबीआई का थोड़ा सा ये कह सकते हो कि हायर एलोकेशन है क्रूड ऑयल में, केमिकल सेक्टर हैज़ नॉट डन वेल, राइट। तो वो थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें थोड़े से फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं। बट अगेन ये सब है ना, अलग अलग बेट्स होती हैं अलग अलग फंड मैनेजर्स की, किसी की क्या चली किसी की क्या नहीं चली, ये भी समझना है। हमें क्या पता था क्या 4 साल पहले कि सबसे अच्छा कि कैपिटल गुड्स बहुत अच्छा करेगा, हेल्थ केयर बहुत अच्छा करेगा, या फिर केमिकल अच्छा नहीं करेगा। उस टाइम केमिकल बहुत ज़बरदस्त था, 4-5 साल पहले केमिकल ही केमिकल की बात हो रही थी। तो अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि समटाइम्स वी हैव टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, समटाइम्स साइकिल टर्न्स एंड समटाइम्स दीज थिंग्स चेंजेस ऑल्सो, ठीक है। बट कंसिस्टेंटली तो क्लियरली है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर हमें देखना ही है, बिकॉज दीज कैन चेंज। ऐसा नहीं है ना फंड मैनेजर ये लेके बैठा है तो ये चेंज नहीं करेगा, चेंज करेगा वो, ठीक है। तो आज के हिसाब से है, ठीक है। तो इसीलिए अब आप देखो यहाँ पर देखो आईसीआईसीआई का अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का डेटा देखोगे, ठीक है, आईसीआईसीआई पूरा लार्ज कैप का, तो मतलब आप ये देखोगे टॉप मेरे ख्याल से 8 स्टॉक्स में तो कभी उसने चेंज ही नहीं किए। कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब चेंज ही नहीं किया है टॉप 8 स्टॉक्स, 10 साल से रखे हुए उसने, ठीक है। और मतलब 9th स्टॉक भी जो है वो लास्ट 7-8 साल से है, फिर सन फार्मा अगेन 10 ईयर्स से। तो मतलब टॉप 10 स्टॉक्स में से एक ही स्टॉक ऐसा है जो लास्ट मतलब 2016-17 में नहीं था, बाकी सारे कंसिस्टेंट, बिल्कुल कंसिस्टेंट फंड, ऊपर नीचे वेटेज करने का फंड वही सब बिल्कुल कंसिस्टेंट, लाइक 81 स्टॉक्स हैं इनके पास। फिर एसबीआई लार्ज कैप देखोगे आप तो वो भी ऐसा ही है, राइट, वेरी कंसिस्टेंट। अगेन लार्ज कैप में एक्सपेक्टेड भी है बिकॉज 100 स्टॉक्स है, यूनिवर्स ही छोटा है, तो आप बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। अब उसमें से आपने 51 स्टॉक्स ले लिए, ठीक है, उसने तो और भी ज़्यादा लिए हैं, तो आप अब 100 में से 51 लेके रखोगे तो कंसिस्टेंसी रहेगी। और बैंकिंग सेक्टर देखो सबका ही, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, वो तो सब है, रिलायंस, ये तो सबके पास ही है, ठीक है। अब इसके पास थोड़ा अलग है, संवर्धना है, राइट, तो विच हैज़ डन वेल, ठीक है। उसके बाद फिर आप निप्पॉन का देखो निप्पॉन में वही एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, ठीक है। अब अलग क्या है, जियो वर्नोवा, अब वो भी उसने ना 2016 से लिया हुआ। जियो वर्नोवा 2016 में तो शायद मतलब मैं जितना स्टॉक एनालिसिस मतलब उस टाइम को ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा था, वो तब से लिया हुआ है उन्होंने, राइट। एंड व्हाट एन अमेजिंग रिटर्न्स दिस स्टॉक मस्ट हैव गिवन टू देम, राइट। तो वो कंसिस्टेंटली वो धीरे धीरे मतलब ज़्यादा नहीं एलोकेशन, 1%, 1.5% एलोकेशन लिया था, बट वो अच्छा खासा ग्रो हुआ है उनका, राइट। तो यही चीज़ें हैं, कुछ का एक आध दो बहुत अच्छी बेट्स आपकी चल जाती हैं, तो वो चीज़ों में आपका कहेगा। मेरा एसेट लार्ज कैप थोड़ा और बोरिंग पोर्टफोलियो यू विल सी, थोड़ा सा अलग जो है एटर्नल है इसके पास, राइट। बट अगेन तो इस तरह का पोर्टफोलियोज इनके पास हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर वेरी कंसिस्टेंट। मतलब अगर आप देखोगे ना तो कोई ऐसा मोमेंटम नहीं, चेंज चेंज हो रहा है, वो नहीं है। तो सबके टॉप 10 स्टॉक्स काफ़ी कंसिस्टेंट हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से लॉन्ग टर्म अप्रोच सबकी है, ठीक है। अल्फा किसने जनरेट किया, तो आईसीआईसीआई ने तो क्लियरली किया ही है। सिर्फ मेरे ख्याल से 2019 से 21 थोड़ा उनका नेगेटिव रहा। सिमिलरली अगर हम निप्पॉन का देखें तो उसका तो 19, 20, 21, राइट, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट अगेन हैव डन एक्सेप्शनली वेल नाउ, राइट। एंड सिमिलरली आईसीआईसीआई, तो आईसीआईसीआई इज मोर कंसिस्टेंट क्लियरली, ठीक है। अब एसबीआई देखोगे तो क्लियरली इंडेक्स के आसपास ही चल रहा है कंसिस्टेंटली, एटलीस्ट 2019 से 2019 से, तो मतलब ना ज़्यादा अच्छा ना बुरा, आसान। सिमिलरली मेरा एसेट भी ऐसा ही है, पहले बहुत अच्छा कर रहा था 2021 तक, 21-22 तक, उसके बाद अभी थोड़ा परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। लास्ट 3-4 साल से परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन दैट गुड,
ठीक है। मतलब इंडेक्स के आसपास डेट मतलब कंपैरिजन से। एंड अगर रिस्क की वाइज देखेंगे तो देखो आईसीआईसीआई भी रिस्क जो है सबसे कम, मतलब उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना है, अराउंड 13.5 समथिंग ही लग रहा है, ठीक है, जबकि कैटेगरी एवरेज जो है वो अराउंड 14.15 प्लस है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप निप्पॉन का देखेंगे तो निप्पॉन थोड़ा ज़्यादा है, निप्पॉन इज अराउंड 14 प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन, बट स्टिल मतलब क्लोज टू, दे आर क्लोज टू इंडेक्स, थोड़ा सा हायर रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम एसबीआई का देखेंगे तो अगेन 14 के आसपास है, ठीक है। एंड इवन मिराई एसेट इज ऑल्सो नियर 14। तो एक्चुअली सबसे कम रिस्क आईसीआईसीआई ले रहा है, उसका रीजन भी है, कैश भी है उनके पास 6-7% का, तो वो भी एक फैक्टर है, तो उसकी वजह से थोड़ी वोलेटिलिटी फैक्टर बन जाती है, राइट। बट टिपिकली ऑल 4 फंड्स आर टेकिंग लिटिल लेसर वोलेटिलिटी, लेसर रिस्क देन बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज। तो चारों कम ले रहे हैं, 2 फंड बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2 बेंचमार्क के आसपास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ आ गया कौन सा लेना है क्या है। तो मतलब सबसे कंसिस्टेंटली अगर हम बात करें तो सबसे कंसिस्टेंट तो आईसीआईसीआई है, ठीक है। बट थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा हायर रिस्क लेके थोड़ा सा एक अल्फा जनरेट करने की कोशिश, थोड़ा साइकिल समझ लेते हैं तो निप्पॉन भी बहुत अच्छा फंड है क्लियरली, और बहुत मतलब डिसेंट कंसिस्टेंसी है। हाँ, अब आईसीआईसीआई के साथ जैसी नहीं है बट डिसेंट कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो ये 2 फंड्स तो क्लियरली आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एसबीआई में हैं, मिराई एसेट में हैं, क्या वो बुरे फंड हैं? तो आई डोंट थिंक सो, तो बुरे नहीं हैं। साइकिल्स टर्न हो जाती है कभी कभी, किसी की बेट्स कौन सी चलती है, किसी सेक्टर में कौन सा चलता है, हो सकता है दे डू वेल नाउ इन नेक्स्ट 2 years। तो इट इज़ वेरी टफ टू से बुरे फंड है क्या, नहीं है बिल्कुल बुरे फंड, ठीक है। बोथ आर वेरी गुड फंड्स, बहुत अच्छी लेगेसी है, बहुत अच्छा ईएम इकट्ठा किया हुआ, तो परफॉर्मेंस तो दिया है, ठीक है। तो वो भी चीज़ें हैं कि क्या फंड को चेंज करके इसमें डालें क्या, तो वो भी मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब बहुत बुरा परफॉर्मेंस है कि नहीं कर ही दो, ठीक है। हाँ, बट आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है भाई आईसीआईसीआई मोस्ट कंसिस्टेंट, तो वो कर सकते हैं, बुरा वो भी गलत नहीं है, बट जैसे समझ गए ना। हाँ ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो अब क्या है कि भाई लार्ज कैप में डालना ही चाहिए क्या? आप देखो यहाँ रिटर्न बहुत क्लियर, देखो 1 ईयर का रिटर्न सबसे कम है लार्ज कैप में, 3 ईयर के भी सारी कैटेगरी के सबसे कम है, 5 में भी सबसे कम है, 12 में भी सबसे कम है, 10 साल में भी सबसे कम है। तो कई लोग मेरे पास आते हैं कि सर लार्ज कैप फंड लेना ही क्यों है? मैं मतलब दूसरी ले लेता हूँ, लार्ज एंड मिड कैप ले लेता हूँ, मल्टी ले लेता हूँ, फ्लेक्सी, उनके पास ज़्यादा मतलब वो चीज़ें हैं। तो कोई गलत सवाल नहीं है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, हम भी ऐसा बोल देते हैं कि आप फ्लेक्सी कैप ले लो, मल्टी कैप ले लो, लार्ज एंड मिड कैप ले लो, वहाँ फंड मैनेजर को डिसाइड करने दो यार कि लार्ज कैप में कितना एलोकेशन लेना है। वैल्यू फंड ले लो तो उनको कितना लेना है, कितना नहीं लेना, तुम अपने हिसाब से मत देखो। बट अगेन एज अ सेड कि दिस डिपेंड्स ऑन एलोकेशन पर्सपेक्टिव एज वेल। लॉट ऑफ पीपल टेक एलोकेशन फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव कि नहीं मुझे इतना लार्ज कैप में रखना है, मुझे 50% लार्ज कैप में रखना है, 50% स्मॉल मिड कैप में रखना है, तो मैं उस हिसाब से एलोकेशन लूँगा, ठीक है। तो और पीपल विद लिटिल लेसर रिस्क प्रोफाइल ऑल्सो कि भाई मुझे नहीं रखना है स्मॉल मिड कैप में। मतलब ऐसा है बहुत बहुत सारे पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट पोस्ट रिटायर हो जाते हैं, तो थर्ड बकेट स्ट्रैटेजी जब क्रिएट करते हैं, थर्ड बकेट सेकंड बकेट में बहुत ज़्यादा लार्ज कैप एलोकेशंस लेते हैं रादर देन टेकिंग मल्टी कैप या फिर स्मॉल मिड कैप एलोकेशन, ठीक है। तो हम भाई लोअर तो वोलेटिलिटी है ही ना, क्लियरली 100% है वो, तो वोलेटिलिटी कम है तो आपको पता है रिस्क कम है, तो 12-13% रिटर्न बुरे थोड़ी ना है, ठीक है। एंड मीन्स एवरीवन डजंट नीड दिस काइंड ऑफ रिटर्न बिकॉज वोलेटिलिटी के साथ आपको रिस्क भी आता है, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो लार्ज कैप एज ए कैटेगरी फेल है क्या या नहीं लेनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। इट इज़ डेफिनेटली अ कैटेगरी विच लॉट ऑफ पीपल शुड स्टिल हैव, राइट, जिनकी थोड़ी कंजर्वेटिव टू मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है, तो 100% लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपको लगता है कि नहीं मेरे को फ्लेक्सी लेना है, लार्ज एंड मिड कैप लेने से काम चल रहा है और मेरा फिर लार्ज कैप एलोकेशन मेंटेन कर रहा हूँ, तो नथिंग रॉन्ग इन इट। हाँ, अब बहुत सारी चीज़ें देखो, ये डीएसपी नेत्रा का मैं देख रहा था अप्रैल की रिपोर्ट कि लार्ज कैप एक्चुअली बहुत सारे फंड मैनेजर्स, बहुत सारे एनालिस्ट एंड इवन वी समटाइम्स बिलीव कि लार्ज कैप इज अ अंडर वैल्यूड कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप टुडे। ये तो अप्रैल की रिपोर्ट है, बट आज भी बोल रहा हूँ मैं आपको ये बात। कब की बात कर रहा हूँ? जुलाई 2026 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आज भी हम ये बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ों में भी ये समझना है कि क्या चल रहा है, राइट। तो ओवरऑल देखो आप कि इन्फोसिस जो है बिलो एवरेज है वैल्यूएशन वाइज, राइट। आईटीसी चीपर वर्सेस ओन हिस्ट्री, रिलायंस सब जो है ग्रीन में है, मतलब वैल्यूएशन वाइज ऑल P/B PE रेशियो के हिसाब से सब टॉप 10-12 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 आर बिलो एवरेज या एट एवरेज, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने ये भी देखा कि भाई आरओई पर्सपेक्टिव से, ठीक है, तो सब जो है अबव एवरेज आरओई पे पास अवेलेबल है, या तो नियर एवरेज या अबव एवरेज। सिर्फ रिलायंस और एचडीएफसी बैंक है जो बिलो एवरेज आरओई से, मतलब लास्ट 5 या 10 ईयर के एवरेज से कम अवेलेबल हैं, बाकी सारे अबव। तो आरओई भी बेटर और वैल्यूएशन भी कम, ठीक है। तो क्लियर वैल्यूएशन का है ना, वैल्यू तो है मार्केट में लार्ज कैप्स में, ठीक है। और ये चीज़ आपको, और देखो ये पीई का मैंने जो लास्ट 20 साल का डेटा है, तो 20 साल का एवरेज पीई ऑफ निफ्टी 50, ठीक है, ये निफ्टी 50 का डेटा है, ठीक है, इज अराउंड 21 समथिंग, ठीक है। अभी जो है हम 20.5 20.4, तो मतलब बिलो एवरेज है लास्ट 20 साल का। 10 साल 5 साल किसी में भी देखो, सब में बिलो एवरेज, ठीक है। तो
इसीलिए ये चीज़ है कि वैल्यूएशंस तो डिसेंटली अट्रैक्टिव हैं, ठीक है। तो मतलब प्रीमियम तो नहीं है, फ्लफ तो बिल्कुल भी नहीं है, लार्ज कैप्स में नहीं है। तो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करें तो मेरे को लगता है कि करना चाहिए अच्छा खासा। और प्योर लार्ज कैप फंड लेना है, फ्लेक्सी कैप फंड, वो आपकी थोड़ी रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है ये, ठीक है। बट लार्ज कैप एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा मॉडरेट कंजर्वेटिव प्रोफाइल है तो बिल्कुल लार्ज कैप फंड्स लेने चाहिए। और हमने डिस्कस कर लिए कौन से लेने हैं, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इंडेक्स ले लो, BSE 100, निफ्टी 50, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन गाइस तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मोस्ट ऑफ द डेटा जो हम कर रहे हैं यहाँ फंडोमीटर पे अवेलेबल है हमारे, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।